के कुलपति प्रोफेसर संजीव जैन जी, कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा और हमारे मित्र प्रोफेसर रजनी शुक्ला जी, अभी आप जिनको सुन रहे थे आशुतोष भटनागर जी, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के सभी प्राध्यापक, शोध छात्र, प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे, डॉक्टर अमित कुमार विश्वास, श्री संत कुमार शर्मा, श्री अशोक मोतवानी, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर के महान व्यक्तित्वों की स्मृति को जागृत करने तथा स्वतंत्रता संघर्ष में उनके योगदान पर एक विस्तृत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके सभी सहयोगियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आपने रजनीश जी को और आशुतोष जी को विस्तार से सुना है और उनके सारगर्भित विचार और ऐतिहासिक संदर्भों में जम्मू कश्मीर की क्या भूमिका रही है, मैं उससे अपने को जोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। हम सबको मालूम है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस अमृत कालखंड में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है और हर एक क्षेत्र में हमारे पूर्वजों की आहुति को नई पीढ़ी की जागृति का माध्यम बनना चाहिए, इसके लिए एक सफल प्रयास भी प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जिस दिशा में आप सभी विद्वद्जन आगे बढ़ रहे हैं, मैं उस उद्देश्य के सफलता की कामना करता हूं। मित्रों, मैं मानता हूं कि इतिहास का सही बोध वर्तमान और भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए जो इतिहासकार हैं और जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, उनके हृदय में दो भाव सबसे प्रबल होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। एक क्रोध और दूसरा दर्द। कई बार क्रोध घटनाओं का होता है और कई बार क्रोध इस बात का होता है कि शायद इतिहास लिखने वालों ने नाइंसाफ़ी की है। दर्द मैं समझता हूँ क्रोध से उपजी हुई ये वो दशा है जब लगता है कि इतना वक्त गुजर गया और जो महान कर्मयोगी व्यक्तित्व इतिहास की स्याही से छूट गए, जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिल पाया, तो स्वाभाविक रूप से दर्द होगा। ये दोनों भाव ऐसे हैं जिनसे इंसान जीवन में कई बार गुजरता है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। गांव-गांव में ऐसे व्यक्तित्वों को इतिहास में समुचित स्थान मिले, वर्तमान तथा भावी पीढ़ी को उनके योगदान के बारे में बताया जाए और इस कालखंड में जो मंथन चल रहा है वो देश के भविष्य की दिशा निश्चित रूप से तय करेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मित्रों, इंसान के लिए उपाधि तय करने का काम मैं मानता हूँ इतिहास का है, लेकिन वर्तमान सही काम करने का तथा आवश्यक सुधार करने का अवसर देता है। इस विचार मंथन का आपने जो कॉन्सेप्ट रखा है उससे मैं सहमत हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर के जिन महान व्यक्तित्वों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, उनकी चर्चा इतिहास में नहीं हुई है। या फिर जो भी रजनीश जी कह रहे थे, जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम की गाथाओं को लिपिबद्ध किया गया, वो भी जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाया। अगर आप विचार करें तो मैं मानता हूं कि इसकी कई वजहें थीं। इतिहास जब तथ्यों पर आधारित न होकर व्यक्तिगत या सामूहिक एजेंडे का आधार बन जाता है, तब वो इतिहास नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा हो जाता है। और दुर्भाग्य से हमारे इतिहास को
ये झेलना पड़ा है। जो नई पीढ़ी के इतिहासकार हैं वो इन कारणों से भली भांति परिचित हैं और इसलिए मैं तारीख की उन बातों से आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं। उसके बारे में मेरे पूर्व आपने विस्तार से विशद विचार सुने हैं, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दशकों गुजर जाने के बावजूद इतिहास की गलतियों को हम सुधार नहीं पाए। मैंने हम शब्द का इस्तेमाल किया है और ये जानबूझ करके किया है, क्योंकि अतीत की भूलों को सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले इतिहासकार की नहीं है, बल्कि एक जागृत समाज की ये सामूहिक जिम्मेदारी भी होती है। आज बहुत से ऐसे प्रमाण सामने आ रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि भारतवर्ष का इतिहास तथ्यों पर नहीं बल्कि अन्य किसी कारणों से लिखा गया। उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, और ऐसा नहीं होता तो वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीनतम माना जाना ये क्यों इतिहासकारों ने छुपाया। इसके विरोध में समाज के अनेक हिस्सों ने आवाज़ उठाई और बुद्धिजीवियों ने इस तरह के नैरेटिव को खारिज करते हुए प्रमाण के साथ वैदिक सभ्यता को वाजिब स्थान दिलाने में सफलता पाई। इसलिए आज हमें यह भी विचार करना चाहिए कि अगर चूक हुई है तो उस चूक को इस अमृत कालखंड में किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ उसका रोड मैप तैयार करने के लिए यहाँ उपस्थित विद्वद्जन और ये मंच निश्चित रूप से अनुकूल है। जम्मू कश्मीर के इतिहास, वर्तमान एवं भविष्य, इन तीनों को सुधारने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है और पूर्वजों की प्रेरक कहानियाँ मैं मानता हूँ कि इस दिशा में प्रेरणा स्रोत का काम करेंगी। मित्रों, आप सभी लोगों से एक आग्रह भी करना चाहूँगा। स्वाधीनता संग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर की जिन महिला सेनानियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, उनके बारे में भी शोध करने तथा उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों को वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी को शायद ही गार्गी, पुष्पा, कुशीला, शमीमा अख्तर, फातिमा, साफिया बेगम तथा पार्वती जी के बारे में पता होगा। चंद लोग ही आज शायद जीवित हों जिन्होंने पार्वती जी के जोशीले भाषण को सुना होगा। उन्होंने सिर्फ राष्ट्र को ब्रिटिश दास्तां से मुक्त कराने का काम नहीं किया, बल्कि शक्ति के प्रतीक के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के समाज में नैतिकता, निष्ठा की आवाज़ बनकर के काम किया। जम्मू कश्मीर में जिस नारी चेतना ने स्वतंत्रता संग्राम की लौ को जलाया था, उनकी कहानियाँ और उनका सम्मान आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारी जो नई पीढ़ी की बच्चियां हैं वो निश्चित रूप से इससे प्रेरणा लेंगी। एक व्यक्तिगत अनुभव भी आपसे साझा करना चाहूँगा। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभालने के बाद मुझे अनेक शहरों, गांवों में जाने का अवसर मिला। एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी, कहीं न कहीं मेरे जहन में उन व्यक्तित्वों के बारे में जानने की प्रबल इच्छा थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने और उसके बाद जम्मू कश्मीर को देश का मुकुटमणि बनाने में अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। अक्टूबर 2020 के एक ऐसे ही भ्रमण के दौरान मैंने उपस्थित जन समुदाय से कहा था कि जम्मू कश्मीर मेरे लिए कोई खूबसूरत भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ के पूर्वजों के खून पसीने से सींची हुई पवित्र धरती है जिसे माँ भारती का आशीर्वाद हासिल है। तब से मेरे मन में विचार उपजा कि आम जनता को उनके पूर्वजों से परिचित कराना
ये आवश्यक है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 2020 से ही सर्बानंद कौल, प्रेमी, गिरधारी लाल डोगरा, मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, प्रेमनाथ डोगरा, कांता वजीर, गुलाम नबी मीर, हकीम अब्दुल रशीद, पृथ्वीनाथ कौल जैसे तमाम ऐसे व्यक्तित्वों की स्मृतियों को अमर बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए, जिन्हें इतिहास के पन्नों में मैं मानता हूं न्यायोचित स्थान नहीं मिला था। 15 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाली हस्तियों को इतिहास में वाजिब स्थान प्राप्त हो, इसके लिए एक फैसला लिया गया और मुझे प्रसन्नता है कि आज दिल्ली में रहने वाले भी स्वतंत्रता सेनानी और इस धरती के अमर सपूत सर्बानंद जी से परिचित हो रहे हैं। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो देखिए, अनेक मेट्रो स्टेशन पर उनकी तस्वीर तथा भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान के बारे में अब लाखों लोग पढ़ रहे हैं। मैं स्वयं सौभाग्यशाली हूं कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के गांव जाने का अवसर मुझे मिला और जम्मू कश्मीर के संस्कृति विभाग को निर्देश दिया गया कि उनके बलिदान की गाथा को लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। एक और फैसला हुआ कि इन महान हस्तियों के नाम से जम्मू कश्मीर के विभिन्न संस्थानों का, सड़कों का नाम रखा जाए ताकि नई पीढ़ी के भीतर उनके बारे में और जानकारी हासिल करने की उत्सुकता बनी रहे और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर वो भविष्य का निर्माण करें। यहाँ मैं ये बात भी जोर देकर कहना चाहूँगा कि ये अकेले प्रशासन का दायित्व नहीं है, ये जागृत समाज का भी सामूहिक दायित्व है। कोई किताब लिखता है, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कविता लिखता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि समाज के सभी जागृत मस्तिष्क प्रतिबद्धता के साथ इतिहास की हर अहम घटना और उससे जुड़े व्यक्तित्वों के बारे में वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करें। मुझे स्मरण है जब एक फैसला पिछले साल 15 अगस्त को के पहले हमने किया कि हर विद्यालय में, हर पंचायत में स्वतंत्रता दिवस उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अनेक लोग मुझे राय दे रहे थे कि साहब, इस बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की आवश्यकता क्या है। और मुझे खुशी है कि हम सब ने जब तय किया तो पूरे जम्मू कश्मीर में ये स्वतंत्रता पर उत्साह से लोगों ने मनाया और जो लोग शंकाएं व्यक्त कर रहे थे वो सारी शंकाएं निर्मूल साबित हुई। इस अमृतकाल का संदेश बड़ा स्पष्ट है। हमें अपनी आज़ादी और उस आज़ादी की उपलब्धियों को पोषित करना है। आज जब 130 करोड़ नागरिक देश के पुनर्निर्माण के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे वक्त में पूर्वजों का विचार मैं मानता हूं कि दिशा निर्देशन का काम करेगा। 2047 में जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तब व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी मुझे लगता है कि पूर्वजों के चिंतन से निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। मित्रों, जम्मू कश्मीर के ऐसे व्यक्तित्व जिनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से यहाँ एक नई चेतना का जन्म हुआ, उनके बारे में सक्रिय तरीके से काम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मैं मानता हूँ ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दूरदर्शी शिल्पकार की तरह काम किया है। हर एक क्षेत्र में उनकी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। एक निशान और एक विधान आंदोलन के जनक प्रेमनाथ डोगरा हों, डोगरा सदर सभा के लाला हंस राज महाजन हों, मुल्क राज सर्राफ हों, असदुल्ला शाह हों, सरदार बुद्ध सिंह हों, इनके विचार किस प्रकार हमारी वर्तमान पीढ़ी की चेतना का अहम हिस्सा बन सकें,
इस पर भी अब विचार करने की आवश्यकता है। इतिहास में मानता हूँ जितना व्यक्तित्व का है उतना ही विचारों का भी है। अगर दशकों तक उसे आम जन तक नहीं पहुँचने दिया गया तो ये वर्तमान की जिम्मेदारी है कि उसे तथ्यों के साथ लोगों तक पहुँचाया जाए। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि इतिहास महज स्मृति है, मेमोरी है। मित्रों, इतिहास हमारे अतीत की वो आवाज़ है जो हमारे भविष्य में सुनाई पड़ती है और सुनाई पड़नी चाहिए। इसलिए हम सबका प्राथमिक दायित्व है कि देश के अन्य प्रांतों की तरह जम्मू कश्मीर का स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया योगदान शोध करके संपूर्ण देश के सामने रखा जाए। जन जन के महापर्व में हमारा ये संकल्प पूर्वजों को सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, त्याग और श्रम का मार्ग अपनाकर एक शक्तिशाली राष्ट्र के सपने को संजोया था। इसके अलावा घटनाओं को भी लिपिबद्ध करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन ज़्यादातर घटनाओं का जिक्र सिर्फ 100 शब्दों में सिमटा हुआ है। मार्च 1922 में जम्मू तथा कश्मीर में आंदोलन को तेज करने के लिए लगातार हुई मीटिंग्स और उसके बाद श्रीनगर में स्वदेशी जागरण के लिए विदेशी कपड़ों को जलाने की घटनाओं और उससे जुड़े व्यक्तित्वों पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। और आपके कंधों पर एक बड़ा दायित्व है। मैं आपको इतना भरोसा दे सकता हूँ कि शोध मंथन से जो अमृत निकलेगा वो जम्मू कश्मीर के करिकुलम में शामिल हो, ताकि हमारे विद्यार्थी उससे प्रेरणा ले सकें। ये काम जरूर किया जाएगा। मित्रों, आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सब जानते हैं 5 महत्वपूर्ण पिलर्स पर आधारित है। पहला फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा आइडियाज़ एट 75, तीसरा अचीवमेंट्स एट 75, चौथा एक्शंस एट 75 और पांचवा रिजॉल्व एट 75। बलिदान की प्रेरक कहानियों को भविष्य के लक्ष्य के साथ जोड़ना इस अमृत कालखंड में हर एक जागरूक नागरिक का प्राथमिक दायित्व है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने जम्मू कश्मीर के विकास की भी रूपरेखा तय कर रखी है। पिछले 2-2.5 वर्षों में जो उपलब्धियां हैं, मैं मानता हूं कि वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के अलावा आज़ादी के बाद से हाशिए पर रह रहे वाल्मीकि गुरखा समुदाय, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों और शेड्यूल ट्राइब या समाज के अन्य पिछड़े तबकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं ये बात कह सकता हूँ कि पहले से 4 गुने 5 गुने रफ्तार से काम हो रहे हैं। मैं एक छोटा आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ। 2018-19 में यूटी कैपेक्स में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके जम्मू कश्मीर में 9,229 प्रोजेक्ट परियोजनाएं पूरी की गई थी। 2020-21 में 21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए गए और कैपेक्स में कुल खर्च 63,000 करोड़ रुपए हुआ। माने 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके 2 गुने से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे करने में हमें सफलता मिली। और इस साल 31 मार्च तक जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरे यूटी कैपेक्स में 50,726 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। और मेरा आकलन है कि पहले की तुलना में 20% पैसों की बचत हुई है। जबकि जिस भी चीज़ को आप देखेंगे जो निर्माण में काम आती है, चाहे वो लोहा हो, बजरी हो, सीमेंट हो, सबके कीमतों में भी वृद्धि हुई है। एक मन एक प्राण होकर विकसित जम्मू कश्मीर की कल्पना को साकार करने के प्रयासों का ये प्रतिफल है। अगर अभी मार्च का महीना बीता है हाल ही में, वित्तीय स्थिति की अगर मैं चर्चा करूं, टैक्स कलेक्शन, बिलों का भुगतान अगर मैं आपको बताऊं, तो फाइनेंशियली जम्मू कश्मीर पारदर्शी और सक्षम
बन रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य में जो फाइनेंशियल प्रूडेंस या ट्रांसपेरेंसी है, मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर किसी राज्य से कम नहीं होगा। कोरोना के बावजूद 2021-22 के वित्तीय वर्ष में हमारा जीएसटी कलेक्शन लगभग 23.77% बढ़ा है। एक्साइज की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 30% की वृद्धि हुई है। स्टैंप ड्यूटी की अगर मैं बात करूं तो 56% ग्रोथ है। सेल्स टैक्स, डीजल और पेट्रोल पर ही केवल सेल्स टैक्स अब है, उसमें भी 25% की वृद्धि हुई है। एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि बड़े विद्वज्जन बैठे हैं सभागार में, कि देश के किसी राज्य से, या मैं कहूँ कि देश में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल जम्मू कश्मीर में मिलता है। आप बगल में हरियाणा है, हिमाचल है, पंजाब है, या देश के किसी राज्य से तुलना कर लीजिए, बावजूद इसके सेल्स टैक्स में भी हमें वृद्धि हुई है। एक हमने फैसला किया था एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ पर 26.25% वैट कलेक्ट किया जाता था, हमने घटा करके 1% कर दिया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि साहब राज्य का बड़ा घाटा होगा, और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि उसका प्रतिफल है कि आज श्रीनगर से 106 फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं, और जनवरी से लेकर के अब तक 5,80,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। मुझे याद है जब मैं आया था तो श्रीनगर से कितनी फ़्लाइट चलती थी और जम्मू से कितनी फ़्लाइट चलती थी। जम्मू सभागार में बैठे हुए लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि अब नाइट लैंडिंग भी है, और अब हमारे एयरक्राफ्ट रात को जम्मू और श्रीनगर खड़े भी रहते हैं, और अर्ली फ्लाइट भी शुरू हो गई। देश के विभिन्न शहरों से श्रीनगर की भी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और जम्मू की भी कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी, और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्राप्त करने में भी हमें सफलता मिली है। एक दूसरा पक्ष में पिछले वित्तीय वर्ष में सभी कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स के जो वेरीफाइड बिल थे उनका भुगतान 31 मार्च को ही कर दिया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कई बार हमें भारत सरकार से पैसा नहीं मिलता था क्योंकि हम यूटी शेयर नहीं देते थे, सबका भुगतान कर दिया गया है। और अभी हुंडी का जिक्र कर रहे थे आशुतोष जी, इस साल कोई हुंडी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नहीं लिया है, बल्कि पहले की 2 हुंडियों को भी हमने इस बार क्लियर कर दिया है। पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ, किसी का भी एक पैसे बकाया नहीं है। और विरासत में जो समस्या मिली हुई थी, जम्मू कश्मीर बैंक से एक बड़ा कर्ज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया था, जिससे पेंशन भुगतान होता है, उसमें भी 4,119 करोड़ रुपए का भुगतान हमने इस साल कर दिया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मोटे तौर पर 38% बढ़ा है। 21-22 के वित्तीय वर्ष में पावर रिसीट्स, माने जो रेवेन्यू हम बिजली से बिल से कलेक्ट किए, वो 1975 करोड़ रुपए हो गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 625 करोड़ ज़्यादा है। ये बड़ा परिवर्तन है, और जम्मू कश्मीर के आर्थिक सामाजिक विकास की रफ्तार को आगे और मजबूत करेगा। मुझे याद है जब भुगतान हुआ था तो भारत सरकार की कई पीएसयूज जो पावर यूटिलिटी से रिलेटेड है, एनटीपीसी, पीएफसी, ये लोग मेरे पास आए थे, और कई नहीं तो कहा साहब 18 साल बाद मुझे पहली बार पैसा मिला है जम्मू कश्मीर से। तो ये बड़ा परिवर्तन मैं इसे मानता हूँ, और हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के विकास और प्रगति की प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें सभी समुदाय और समाज के सभी वर्गों को बराबर लाभ मिल सके। मित्रों, जम्मू कश्मीर के महान और दैदीप्यमान व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं किसानों, जवानों, नारी शक्ति, मजदूरों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूँ
कि हमें सेवा भाव, देशभक्ति एवं त्याग के साथ स्वतंत्रता की शताब्दी की तरफ आगे बढ़ना है। आइए हम अपने राष्ट्रीय मूल्यों और प्राचीन संस्कृति के उत्तम तत्वों से सकारात्मक उन्नति की तरफ आगे बढ़ें। मैं फिर से एक बार केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के कुलपति जी, उनकी पूरी टीम और जो लोग इस 2 दिन के समारोह में शामिल हो रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन की विशद चर्चा के बाद निश्चित रूप से एक अमृत निकलेगा जिसका लाभ जम्मू कश्मीर को मिलेगा। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।